नमस्कार, एक बार फिर से मैं पीयूष सुहाने एफजी मूवीज के आप सभी दर्शकों का दिलचस्प किस्से के इस नए और बेहद खास एपिसोड पर स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ पूरी तरीके से स्वस्थ, आनंदित और मस्त होंगे। आज मैं किस्से के इस सिलसिले को एक ऐसे पड़ाव पर लेकर आया हूं जो मेरे लिए बड़ा खास है। मेरे लिए नहीं, ये हर उस शख्स के लिए खास है जो डिप्रेशन या बहुत जल्दी निगेटिविटी का शिकार होता है। हमने 50 किस्से ऐसे सुने हैं कि जरा से कुछ हुआ नहीं और जीवन में डिप्रेशन, निराशा सब कुछ हावी हो जाती है। इस हद तक हावी हो जाती है कि आदमी सुसाइडल अटेम्प्ट करता है और कई बार आत्महत्याएं भी कर लेता है जरा सी चीजों पर। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके जीवन का 438 दिन में से कोई एक दिन भी आप अकेले काट लेंगे तो डेफिनेटली सुसाइड कर लेंगे। मैं अपने आप को यदि उस जगह रखता हूं तो डेफिनेटली मुझ में इतनी इच्छा शक्ति नहीं है कि मैं इतना दर्द, इतनी तकलीफ और इतना अकेलापन महसूस कर सकूं। ये कहानी है जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा की, जिसने लगभग 438 दिन समुद्र के बीच में बिताए। कैसे बिताए, क्या हुआ उसकी कहानी में जानेंगे हम इस कहानी पर। शुरुआत होती है जब मैक्सिको के एल सल्वाडोर बोट क्लब से एक नाविक नाव लेकर निकलता है अपने मालिक के कहने पर। होता यह है कि जो उसका 20 साल पुराना साथी था जो हमेशा फिशिंग के लिए समुद्र में साथ में जाता था, वो उस दिन किसी कारण से या उसकी अच्छी किस्मत के कारण नहीं आ पाता है। उसका आना कैंसिल होता है और जोस सल्वाडोर ये तय करते हैं कि अकेले जाना उचित नहीं है, एक आदमी साथ में रहना चाहिए। इसलिए एक ऐसे शख्स का चुनाव करते हैं जो उम्र में भी बेहद कम था और तजुर्बे में भी, कोर्डोबा। उस लड़के का नाम था कोर्डोबा। उम्र थी करीब 15 से 17 वर्ष के बीच। एग्जैक्ट उम्र किसी को नहीं पता, लेकिन 15 से 17 साल का एक किशोर, एक लड़का। उसको लेकर ये खुले समंदर में एक ऐसी बोट से रवाना होते हैं जिसमें कोई पताका नहीं होती, कोई पतवार नहीं होती। फ्लैट बोट, 23 फीट लंबाई की एक फ्लैट बोट। दरअसल मैक्सिको के खाड़ी में जहां फिशिंग के लिए लोग जाते हैं तो एक फ्लैट बोट का इस्तेमाल करते हैं ताकि मछली अधिक से अधिक संख्या में उसके डेक पर आ पाए। उसमें कोई पतवार नहीं रखते, नहीं तो स्पेस जाएगा। तो सिंगल इंजन की एक फ्लैट बोट जिसकी हाइट, लंबाई लगभग 23 फीट थी, उस पर अपने ज़रूरत का कुछ सामान रखते हैं, क्योंकि जो उसको अनुभव था 15-20 सालों का, उसको पता था कि 2 दिन में लौटना है तो 2 दिन के लिए कितना राशन लगेगा, कितना पीने का पानी लगेगा। लगभग 70 गैलन पानी रखते हैं पीने के लिए, लगभग इतना ही फ्यूल रखते हैं मोटर को चलाने के लिए, एक चाकू रखते हैं, टॉर्च रखते हैं, कटर मशीन रखते हैं, कच्चा फूड रखते हैं जिसको वो रास्ते में पकाते हैं हमेशा की तरह, और निकल पड़ते हैं समंदर की ओर। जोस के पास 2 चीज़ें कनेक्शन के लिए थी। एक 2-वे रेडियो जिसका एक सेट रहता था जोस के पास, दूसरा रहता था उसके मालिक के पास, ताकि किसी भी इमरजेंसी में दोनों कम से कम आपस में बात कर सकें। और 30 नॉटिकल माइल तक ये वायरलेस सेट काम करता है और इससे ज़्यादा दूरी उनको जानी नहीं थी। लगभग 12 से 20 के बीच नॉटिकल माइल्स के बीच इनको शिकार करना था, मछलियाँ पकड़ना था और तीसरे दिन वापस आना था। 18 नवंबर 2012 को कोर्डोबा और जोस निकल पड़ते हैं खुली समंदर में अपनी इकलौती बोट, सिंगल इंजन बोट के साथ। अपने साथ जो औजार हैं वो एक 2-वे फोन और एक जीपीएस ट्रैकर। सब कुछ बढ़िया चलता है। 18 तारीख की शाम तक वो काफ़ी हद तक मछलियां पकड़ लेते हैं, रात को सोते हैं, खाना बनाकर बोट में खाते हैं, बढ़िया वाइन पीते हैं। दोनों की उम्र में 20 साल का अंतर था। जोस थे लगभग 37-38 साल के और ये लड़का था 17-18 साल का। बढ़िया खुशनुमा दिन बीता था। दोनों खुश थे कि मालिक से भी बात हो गई, मालिक भी खुश था कि अरे तुम लोगों ने एक ही दिन में टारगेट को लगभग पूरा कर लिया, लेकिन फिर भी बोट में स्पेस है तो कल भी कर लो सेलिंग। अगले दिन ये लगभग 20 नॉटिकल माइल मैक्सिको के तट से दूर हो चुके होते हैं और शाम होते होते लगभग 500 किलो मछलियां जमा कर लेते हैं, जो उनका टारगेट था उससे भी ज़्यादा। वो तय करते हैं कि वापसी का रास्ता पकड़ा जाए, लेकिन जोस का अनुभव था कि बादल थोड़े घने हो रहे हैं। एक काम करते हैं कि रात में वापसी नहीं करते हैं, सुबह सुबह अपन निकलेंगे। 20 नवंबर 2012 की सुबह जब वो वापसी की रास्ता पकड़ते हैं तब तक जीपीएस ट्रैकर भी प्रॉपर काम कर रहा था, 2-वे रेडियो भी प्रॉपर काम कर रहा था,
फ्यूल भी पर्याप्त था, पानी भी पर्याप्त था 5 दिन के लिए, खाना भी पर्याप्त था 5 दिन के लिए। दोपहर के 12 बजे के आसपास बादल बहुत घने हो चलते हैं, हवाएं बड़ी तेज चलने लगती हैं और लहरें लगातार 5 फीट, 7 फीट, 8 फीट की ऊंचाई पे डेक से टकराने लगती हैं। कोर्डोबा का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन जोश जानता था कि ये गलत इंडिकेशन है कि जब 7 फीट लहरें ऊपर उठने लगें तो डेफिनेटली 12 से 15 फीट तक जाएंगी। इसका मतलब है कि जो सिंगल डेक इनकी बोट है वो इस थपेड़े को सह नहीं पाएगी। इसलिए वो बोट मान लीजिए ऐसे जा रही है और लहरें ऐसी आ रही हैं, तो वो बोट का डायरेक्शन ऐसा कर देता है। और इस डायरेक्शन को करने के बाद जो लहरें आती हैं वो डेक के ऊपर से निकल के वापस निकल जाती हैं और ये लोग कैबिन में सेफली रहते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में उनके जो इक्विपमेंट थे वो पानी में भीग जाते हैं। तेज आंधी तूफान आता है, रात हो जाती है, घनघोर घना अंधेरा हो जाता है 20 नवंबर 2012 की रात को, और नाव का जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम खराब हो जाता है। यह पहला डरावना इंसिडेंट जो उसकी पूरी जिंदगी में हुआ था। लेकिन चूंकि उसका अनुभव इतना था, उसने कहा डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। उसके पास 2 वे रेडियो तब भी काम कर रहा था, लेकिन कहते हैं कि जब दुर्भाग्य आना होता है तो मौका और मुहूर्त वो देखता है। जोश अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसे 2 वे रेडियो को कॉलर को लेकर साथ में आया था जिसमें बैटरी आधी थी, और ये उसने देखा था। लेकिन उसका ये कैलकुलेशन था कि 2 दिन में लौटना है, 4 दिन तक बैटरी सफिशिएंटली चलेगी, लेकिन वो तेजी से ड्रेन हो जाती है। आखिरी कॉल रात के समय वो अपने मालिक को लगाता है कि हम लोग भटक चुके हैं, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम खत्म हो गया, खराब हो गया है, हमें नहीं मालूम कि जब जहाज में इस समय हम जिस जगह पर हैं वो मैक्सिको से कितनी दूर है। तो मालिक चूंकि इस चीज को 2-4 हो चुका होगा पहले, तो वो कहता कोई बात नहीं, सुबह तक काम करो, हो जाएगा, सुबह तक हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन ये बात खत्म होती उससे पहले ही 2 वे रेडियो की भी बैटरी स्विच ऑफ हो जाती है। अब तूफानी रात में भयानक आंधी तूफान चल रहा है, लहरें बहुत ऊपर हैं और 2 शख्स बीच समंदर में, जहां दूर दूर तक किसी रोशनी, किसी जहाज, किसी रेडियो सैटेलाइट का कोई नामो निशान नहीं, चुपचाप कैबिन के अंदर जाते हैं और हालात के भरोसे खुद को छोड़कर सो जाते हैं, लेट जाते हैं, सोते क्या हैं। 21 फरवरी की सुबह उनका मालिक शायद उनको ढूंढवाने हेलीकॉप्टर कोस्ट गार्ड की मदद लेता है, लेकिन ये किस दिशा में गए हैं ये कोस्ट गार्ड को भी नहीं पता था, इसलिए इन दोनों की कोई खोज खबर नहीं होती है। और दोपहर बाद फिर एक भयंकर तूफान आता है जो पिछले दिन से ज्यादा था। अब ये कितने दूर निकल गए हैं किसी को नहीं पता, इन दोनों को भी अपनी लोकेशन नहीं पता है कि ये दोनों हैं कहां। खाना रखा था, पानी रखा था, जो उसके पास कॉन्फिडेंस था, 20 साल का एक्सपीरियंस था। लड़का थोड़ा घबरा रहा था, लेकिन अपने बाप की उम्र के एक आदमी को साथ में देख के उसके अंदर तसल्ली थी कि कुछ नहीं होगा। जोश उसको डरने नहीं देता, अपनी ताकत को दिखा के रखता है ताकि वो डरे ना, लेकिन अंदर अंदर वो भी भयभीत था। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन बीत गया। जितना राशन था, जितना फ्यूल था, सब खत्म। अब डर जोश को भी बहुत ज्यादा लगने लगा था। 7वें दिन आते आते जब सब कुछ खत्म हो गया और भयानक तूफानों का दौर एक दिन छोड़ एक दिन लगातार आ रहा था, और एक दिन 7वें या 8वें दिन इतना तेज तूफान आया कि जोश समझ गया कि आज नाव पलट जाएगी। अगर बचना है तो केवल एक ही काम किया जा सकता है कि जो ये 500 किलो मछली रखी हैं इनको समंदर में फेंक दो, ताकि वेट कम हो जाए, तो पानी के प्रेशर से नाव ऐसे ऐसे होके सीधी हो जाएगी। वो दोनों 500 किलो मछलियों को समंदर में फेंक देते हैं। 9वें दिन फ्यूल को फेंक देते हैं जितना बचा है। 10वें दिन एक्स्ट्रा पानी को भी फेंक देते हैं। सिर्फ उतना पानी रखते हैं कि 2 दिन चल जाए, ताकि उन्हें उम्मीद थी कि 2 दिनों में कोई ना कोई उन्हें बचाने आ जाएगा। लेकिन ये 2 दिन नहीं है। 15 दिन बीतने के बाद कोर्डोबा अपनी पूरी हिम्मत हार चुका था। उसको लग रहा था कि अब जिंदा बचने का कोई साधन है नहीं। थोड़ा बहुत जो कुछ बचा था वो भी समाप्त हो चुका था। कोर्डोबा ने आस छोड़ दी थी कि अब किसी भी तरीके से जिंदगी में हम दोबारा पहुंच सकते हैं, जिंदगी में कभी अपने रिश्तेदारों को देख सकते हैं। जोश भूख के मारे बिलबिला रहा था, कुछ नहीं था, लेकिन उसके सालों का एक्सपीरियंस, हाथों की सफाई, उसने समुद्री पक्षी जो बोट पे बैठने आते थे उनको पकड़ के शिकार करना चालू किया, लेकिन पकाने को कुछ नहीं था, तो कच्चा मांस खा गया।
कोर्डोबा को उल्टी हो गई, वो नहीं खा पाया क्योंकि उसने जिंदगी में ये सब देखा नहीं था। 17, 18, 19, 20 दिन बीत गए। कोर्डोबा को भी भूख से मारे बुरी हालत, अब उसके पास शरीर में जान नहीं बची थी। वो भी जोश से कहता है मैं भी खाऊंगा। खाता है, थोड़ी ताकत आती है, लेकिन ये ताकत इतनी नहीं थी कि इन हालातों को वो मुस्कुरा के सह पाए। वो जोश से कहता है कि मैं बचूंगा नहीं, मैं किसी सूरत में नहीं बचूंगा। जोश कहता है कि देखो मैं हूं, कुछ नहीं होगा, लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, हमें ढूंढ लेंगे, परेशान मत हो। 1 महीना बीत गया, 40 दिन करीब करीब बीत गया। चूंकि जो सालों से समंदर में जाता था उसको चंद्रकला का ज्ञान था कि जब चांद की दिशा क्या होती है, चांद छोटा बड़ा होता जाता है तो उसको दिन काउंट करना आता था। वो एक एक पल, एक एक दिन को काउंट कर रहा था कि आज हमें 40 दिन हो चुके हैं और अब कहीं कोई नहीं हमें ढूंढने आ रहा। इसका मतलब लोग हमें मरा मान चुके हैं। लेकिन ये बात उसने कोर्डोबा से नहीं कही कि कोर्डोबा के मन में ये ना आ जाए कि दुनिया के लिए हम मर गए। वो अकेला उस दर्द को सहता रहा जोश, और इसको ताकत देता रहा। लेकिन एक दौर यह आ गया, क्योंकि समंदर का पानी आप पी नहीं सकते हैं, कोई छत या छाया नहीं थी बोट पर, खुली धूप में सन टैनिंग इतनी भयानक होती थी और रात में बारिश इतनी तेज कि उनकी त्वचा झुलस गई थी। पपड़ियां आधे इंच पौन इंच की स्किन के ऊपर आ गई थी, दोनों के होंठों से, चेहरे से, माथे से ब्लड बहने लगा था। क्योंकि पानी खा रहा था, कोशिश करी समुद्री पानी को पीने की, लेकिन गले में छाले हो गए, डायरिया हो गया, उल्टी होने लगी। तब उसने एक रास्ता निकाला जो उसने अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस के दौरान सीखा था कि जब कुछ ना मिले तो आप जो वाटर फूड खा रहे हैं, जो सी फूड खा रहे हैं, जैसे वो कच्चा कछुआ खा लेता था या जेलीफिश पकड़ के खा लेता था, उसके हाथ बड़े दक्ष थे। वो पानी में जाती हुई जेलीफिश को ऐसे पकड़ता था, और जेलीफिश यदि आप जानते हो तो करंट कांटे जैसे चुभते हैं, तो वो उसको उंगलियों से ही मार देता था और देखने में बहुत घिनौनी होती तो उसको सीधे निकल जाता था। तो जेलीफिश में होता है वाटर और वो मीठा रहता है, ऐसा उसने अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस में जाना था। तो वो अपने शरीर को तो जिंदा रखा था, लेकिन कोर्डोबा लगातार कमजोर होता जा रहा था। उसने मजबूर किया कोर्डोबा को कि तुम ये करो नहीं तो मर जाओगे। लेकिन खाने का तो इंतजाम हो गया, पानी का कोई इंतजाम नहीं था। तो उसने एक छोटे से डिब्बे में अपने खुद के पेशाब को किया और उसको फिल्टर किया, कपड़े से छाना और वो पिया। 60 दिन पूरे। कोर्डोबा भी धीरे धीरे रमता जा रहा था, लेकिन कमजोर शरीर उसका खड़ा नहीं होता था। जो उसने उससे कहा, 2.5 महीने बीत चुके थे कि अब शायद हम दुनिया के लिए मर चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें कोशिश जारी रखना होगी, वरना मौत तो तय है। कोर्डोबा इस बात को नहीं मानता है, रोते हुए बोलता है जो उससे कि अगर मैं बच जाऊंगा तो तुम मेरी माँ के पास जाना और उसको माफी मांग के कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और जीवन भर करता रहूंगा। शायद वो मुझसे थोड़ी नाराज है, शायद इस बात से वो मान जाए। ऐसा ही जोश कहता है कि यदि मैं मर जाऊं तो तुम मेरी माँ के पास जाके कहना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं और रात बिता देते हैं। और 10 दिन बीतते हैं, लगभग 2.5 पौने 3 महीना हो चुका होता है। स्थिति बुरी तरीके से खराब हो चुकी, किसी तरह के जीवन के कोई लक्षण नहीं। बाजू से बड़े बड़े जहाज निकल के चले जा रहे हैं, लेकिन चूंकि इनकी फ्लैट बोट थी, किसी को इनका जहाज ही दिखाई नहीं देता है और इतनी गले में ताकत नहीं बची कि वो चिल्लाएं कि हमें बचा लो। वो चुपचाप पड़े रहते हैं। कभी वेल मछली आती है, पानी छोड़ती है और इनके चेहरे पे गिरता है, इन्हें लगता है कि किसी ने चींटे मारे हैं, भ्रम होने लगता है। जब आप खाना नहीं खाते हैं, जब आप पानी नहीं पीते हैं, उसकी कीमत या उसके महत्व आपको पता नहीं चलते। इन दोनों ने पहली बार महसूस किया 3 महीने तक, और स्थिति खराब हो चुकी थी बुरी तरीके से। फिर एक दिन ऐसा आता है, कोर्डोबा को और जोश को लगता है कि भूख से वो एक दूसरे को खा जाएंगे, लेकिन एक दूसरे के बीच ऐसा अटैचमेंट हो गया था कि कोर्डोबा उससे वचन लेता है कि मैं पहले मरूंगा जोश, लेकिन तुम वादा करो कि मेरे शरीर को नहीं खाओगे तुम। सोचिए क्या विडंबना है कि एक इंसान दूसरे इंसान जो कि उसका दोस्त है, पिता समान है, उससे कह रहा मुझे खाना मत। जोश वादा करता है कि नहीं करूंगा, और अगली सुबह कोर्डोबा खत्म हो जाता है। 18 नवंबर 2012 के ठीक 4 महीने, 3.5 पौने 4 महीने के बाद। लेकिन जोश को भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसने 4 महीने से कोई और शक्ल देखी नहीं है। उसे लगता है बेहोश हुआ है, रोज उससे बात करने की कोशिश करता है। 6 दिन तक उस लाश से बातें करता है जोश, क्योंकि उसको डर है कि अगर ये मर गया या मैंने इसको मरा मान लिया तो मैं क्या करूंगा।
दोनों के बीच बातें होती हैं। जोश कुछ सिर्फ जोश बोल रहा है, इसको लगता है कि वो भी जवाब दे रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा, कोर्डोबा खत्म हो चुका है। 6वें दिन जोश को एहसास होता है कि इसका शरीर नीला पड़ गया और कीड़े पड़ने लगे हैं। तब उसको भरोसा होता है कि मर गया ये, और तब उसके किए गए वादे के अनुसार वो उसको समंदर में फेंकता है और खूब रोता है। आप इस दर्द को, इस एहसास को शायद महसूस कर पाएं यदि आप उस माहौल को, उस दृश्य को महसूस करेंगे तो। इसके बाद वो भी जीने की आस छोड़ देता है जोश, और अपने आप में बोट को छोड़ देता है, मरने के लिए छोड़ देता है अपने आप को। और जब उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बचती है, उसके पास खड़े होने की शक्ति नहीं रहती, तभी उसको पता नहीं कहां से एक इंट्यूशन आता है जो उससे कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो अपने आप को बदलो। वो अपने आप को उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मैंने अपने आप को फील कराया कि मैं कैसे मर सकता हूं, मैं राजा हूं, ये मेरा महल है जो बोट है। वो रैंप वॉक करता है अकेले, जटा जूट दाढ़ी सब अतरंगे से हो गए, बढ़ गए, इतनी दाढ़ियां, बिखरे हुए बाल, जाड़ियों जैसी झुलस गई हैं उसकी दाढ़ी। वॉक कर रहा है, रैंप वॉक, अकेले अंधेरी रात में, खौलते समुद्र में। उसको ऐसा लगता है कि मैं चलूंगा तो ऐसी कई सारी प्रजाएं मुझे राजा और महाराजा का सम्मान देंगी। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए सब बहाने करता खुद से। ये उसका मेंटल स्टेट था, ये कोई प्रोसेस नहीं थी। वो खुद से बातें करने लगा था। अंत में लगभग साल भर बीत गया, 1 साल होने वाला था। अपने आप को बोट में छोड़ देता है कि अब जीने की कोई उम्मीद नहीं है। खाना पीना भी छोड़ देता है। हाँ, बीच में कभी बारिश का पानी गिरता तो उसको हाथ से हिला के कोई ढक्कन वगैरह कर दिया ताकि मीठा पानी पी ले, और उसके बाद हंसता था कि जिंदा हुआ भी। लेकिन फिर 13 महीने बीतने के बाद सारी आस खत्म हो गई और वो बोट पे अपने आप को छोड़ दिया कि मौत आएगी। उसको आभास भी नहीं था कि शरीर है भी या नहीं। खाल जो हड्डियों से थी ऐसी चिपक गई थी, फैट खत्म, जांघें इतनी सी हो गई, दाढ़ी इतनी, गाल पे चक्के अंदर, आंखें पूरी बाहर। डेड बॉडी, जिंदा डेड बॉडी, ये हाल था। सडनली उसके कानों में एक आवाज आती, ची 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 ची। 20 साल समंदर में रहने वाला शख्स अधमरी हालत में एकदम से रिकॉग्नाइज करता है कि ये चिड़िया है, ये समुद्री पक्षी नहीं। और चिड़िया जो रहती है कभी समुद्र में नहीं आती, कहीं पास में जमीन है। वो पूरी शक्ति जमा करके खड़ा होता और देखता है दाएं की तरफ। दूर उसको झाड़ियां, टापू सा एक नजर आता है। मरे हुए शरीर में एकदम से जान आती है और वो पूरी ताकत से बोट को उस तरफ धकेलने लगता है। लेकिन यदि आपने कभी बीच देखे होंगे तो आपको पता होगा कि बीच में जाती हुई लहरें होती हैं। जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे लहरें बड़ी होती जाएंगी, और वो लहरें अंदर की चीज को बाहर फेंकती हैं। तो बोट मरे हुए हाथों से बोट किनारे की तरफ नहीं आ रही थी। खूब कोशिश करी, लेकिन जैसे जैसे टापू के पास पहुंचता लहरें उसको फिर बाहर फेंक देती। उसने एक अंतिम संकल्प अपने आप के लिया कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो अपनी मौत को दावत देना होगा। शरीर में इतनी ताकत भी नहीं कि एक बर्तन उठा पाए। वो शख्स जितना नजदीक पहुंच सकता था टापू के पहुंचा और पानी में कूद गया, और पूरी शक्ति लगा के तैरता हुआ टापू पे पहुंचा और रेत को टच किया है और बेहोश हो गया। जान ही नहीं बची थी। जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसके चेहरे पे कोई पानी मार रहा था, मुंह पे मीठा पानी पिला रहा था। वो दरअसल पहुंच गया था मार्शल द्वीप में, जो कि न्यूजीलैंड में थे, और वहां पर नारियल के पेड़ थे जहां के ओनर्स ने उसको देखा था और उन्हें लगा कि ये कोई जासूस है या कुछ है। लेकिन उसकी शक्ल देखकर वो लोग दंग रह गए कि आदमी जिंदा कैसे है, इसके साथ कुछ तो बहुत गलत हुआ है। और वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मैक्सिकन आदमी, अंग्रेजी नहीं आती थी, और न्यूजीलैंड के दोनों आदमी अंग्रेजी में बात कर रहे थे। लेकिन आप भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, ये स्टेटमेंट में है कि वो लगातार बोलता है, जो कंटिन्यूअसली बोलता और हंसता जाता है, क्योंकि उसने 13 महीने बाद इंसानी शक्ल देखी थी। वो लोग भी नहीं समझ रहे थे, लेकिन दिल की भाषा जो होती है इंसान समझ जाता है कि तो ये दर्द में है और हम सुनने वाले हैं। तो वो चुपचाप मुस्कुरा के सुन रहे थे। उनको बस इतना समझ में आया कि ये मैक्सिकन नागरिक है। तुरंत पुलिस को खबर की गई, पुलिस आई, उसको हॉस्पिटल लेके गई, उसको ट्रीटमेंट कराया गया। वहाँ के एम्बेसडर आए, एम्बेसडर को पता था कि ये एक शख्स गायब है। पता करवाया तो मालूम पड़ा कि ये 18 नवंबर 2012 से है। उसका पूरा ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन
शरीर में खड़े होने की ताकत तब भी नहीं आई। ऐसा नहीं कि शरीर में मजबूती नहीं आ गई थी, खा पी लिया था, लेकिन खौफ उसको खड़ा नहीं होने दे रहा था। उसको लग रहा था वो मर चुका है। उसको मैक्सिको पहुंचाया गया। मैक्सिको पहुंचा, फैमिली के साथ मिला। चूंकि उसका पूरा परिवार मान चुका था कि जो मर चुका है, उसकी बेटी नाना नानी के पास रहने चली गई थी। मीडिया आई, खूब सारे इसको पैसे मिले, खूब सारे इंटरव्यूज़ हुए, लेकिन साइकेटिस्ट ने एक चीज़ बोल दी थी कि अगर इसको ज़िंदा रखना है तो इसको अकेला मत छोड़ना कभी, क्योंकि सदमा ऐसा बैठा है उसको कि ये अकेला रहा तो शायद हार्ट अटैक में मर जाएगा। उस दिन से लेके आज तक जोस अल्वारेंगा कभी भी बिना लाइट के नहीं सोया, बत्ती जला के सोता है, अपने साथ किसी को सुलाता है। क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति अब अच्छी है तो वो फिशिंग का काम नहीं करता, क्योंकि फिशिंग से उसको नफरत हो गई। वो समुद्र की तरफ जाने से भी घबराता है। और ठीक 438 दिन बाद अपने घर वापस पहुंचता है। विश्वास करेंगे, एक शख्स बिना किसी दूसरे की उपस्थिति में इतने समय अकेला समुद्र में, जहां ना पीने का पानी ना खाने को कोई चीज, अकेला रहता है और जिंदा वापस आता है। ये कहानी अपने आप में एक मिसाल है हर उस शख्स के लिए जो जरा जरा सी बातों पर टूट जाते हैं, जरा जरा सी बातों पर सुसाइड की बात करते हैं, जरा जरा सी बात पर कह देते कि बस मेरे बस का नहीं है। एक बार अल्वारेंगा जोस की जगह अपने आप को रख कर देखें, यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमें खबर करें, हमें बेहद इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई कहानी, एक नया कवरेज और नए कलेवर में। तब तक के लिए विदाई दें अपने होस्ट पीयूष सुहाने को। थैंक यू, शुभ रात्रि।